चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर, सीएमए इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर नंबर 11। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला तो है फंडामेंटल ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, व्हाट इज जीएसटी, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, डुअल जीएसटी मॉडल एंड जीएसटीएन एंड जीएसटी काउंसिल एंड इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन अंडर जीएसटी लॉ। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो हम करेंगे जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी, क्या है जीएसटी। हम लोग जीएसटी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जीएसटी है क्या, पहले ये तो जान लें। फिर इसके बाद बाकी कॉन्सेप्ट को और बाकी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पहले जीएसटी को हम समझ लेते हैं, क्या है जीएसटी। तो व्हाट इज जीएसटी, बेसिकली जीएसटी क्या है, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाएं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे तो आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा, बेसिकली ये। अब इसमें क्या है, अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब आपका जो भी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस जगह पे आपने दिया, वो सब को आपको देखना है, कंसीडर करना है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि हाँ कितना टैक्स लगना है, आपको क्या करना है, बाकी सारे प्रोविजंस उसी के हिसाब से लगेंगे। तो अब चलिए इसकी डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं जो बुक में दिया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आर्टिकल 366 सब 12A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, यहाँ पे आपका जीएसटी सारे चीज़ों पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे, बट एक्सेप्ट टैक्स ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या है, ये एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आपका जो कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिन पे आपको नहीं लगना है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो लीकर आपका जो जैसे हो गया आपका बियर हो गया, और जिनमें आपका एक्साइज ड्यूटी लगता है तो उनमें आपका नहीं लगेगा ये। मतलब जैसे आपका बियर शॉप हो गई, इन सब में आपको एक्साइज ड्यूटी ही पे करना पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये नहीं लगता है। बाकी सब जगह लगता है। हाँ, फर्दर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद आपको वो लग सकता है। अब सेकेंड, जीएसटी इज़ वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये क्या है, आपका क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जितना आप कोई चीज़ परचेज करते जाओगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने एक क्वांटिटी परचेज़ की, दूसरी की, तो पहले पे दिया, फिर दूसरे पे भी दिया, फिर तीसरे पे भी दिया। जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना टैक्स भी बढ़ेगा, तो इसीलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोला गया है। और ये क्या है, आपका डेस्टिनेशन, मैंने पहले ही बताया था, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मतलब जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचा है उसके आपने कंजम्पशन कर लिया, मतलब कंजम्पशन ज़रूरी है, मतलब आपने उसको यूज़ कर लिया है। बिना यूज़ करे सर्विस आपने लिया नहीं तो उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको टैक्स आपने सर्विस ली है तभी तो कंजम्पशन हुआ है। कंजम्पशन हो जाने के बाद आपका डेस्टिनेशन डिसाइड होगा, उसके बाद आपको डेस्टिनेशन बेस्ड ये टैक्स कहलाया जाता है। ये सब छोटा छोटा आपका पॉइंट उसमें MCQs में बनता है। जीएसटी से क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टीन्यूअस आपका एक ITC इनडायरेक्ट ITC आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बन जाता है, वो मिलता है। इससे ये सुविधाएं भी मिलती हैं। जीएसटी क्या है, बर्डन कौन बियर करता है, फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर मीन्स जो परचेज़र है, मतलब हमने परचेज़ किया है, वो डीलर है, हमने परचेज़ किया तो फाइनल में तो हम ही को टैक्स देना है। अब वो क्या पे कर रहा है, कब पे करेगा, उससे मतलब नहीं, हमने तो पहले ही पे कर दिया ना।
परचेज़ करते समय, जैसे मैंने मोबाइल ख़रीदा तो मोबाइल को परचेज़ करते समय भी मैंने पे कर दिया। अब वो सप्लायर पे है, वो कब पे कर रहा है, कब नहीं पे कर रहा है। जीएसटी एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट आपको पता होगा, कास्केडिंग इफेक्ट क्या है कि टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक बार टैक्स लगा किसी गुड्स पे, फिर दोबारा टैक्स लग रहा है उसी गुड्स पे, तो उसको ये ख़त्म करता है। किस तरह ख़त्म करता है? उसको इस तरह ख़त्म करता है कि जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हैं तो वो उससे एलिमिनेट हो जाता है। अब जीएसटी से क्या फ़ायदा है हमारा? जीएसटी से एक ये फ़ायदा है कि ये हमारा यूनिफॉर्म एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये आपका लगता है। ये नहीं कि पता चला हमारा इस स्टेट में ये लग रहा है, इस स्टेट में ये लग रहा है। जीएसटी ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। तो ये थी आपकी मीनिंग व्हाट इज़ जीएसटी, हम क्या पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस आएंगे, इसके बाद हम वापस पेज नंबर 1 पे जाएंगे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस हैं कि वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स है आपका। रिमूवल ऑफ बंडल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे आपका एक्साइज था, वैट था, आपका सैड था, ठीक है, तो ये सब टैक्सेस को ख़त्म किया। रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट हमने बताया, टैक्स ऑन टैक्स रिमूवल। इंक्रीज एज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को आपका जो इस तरह आपका बिजनेस है वो और इजी हो गया इसकी वजह से करना। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज डिमांड विल लीड टू इंक्रीज सप्लाई। अब क्या है, लोअर, इससे क्या हो गया, हमारा कहना है कि लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई और जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई, इससे सप्लाई बढ़ा, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें हुई। इट विल बूस्ट द एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इससे क्या हुआ कि हमें एक्सपोर्ट एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ये सब भी बूस्ट हुई, जिससे हमारे जीडीपी पे भी असर आएगा। तो ये तो चीज़ें थी हमारा क्या नाम है जीएसटी की, उसके एडवांटेजेस की। अब हम आते हैं जो पहला जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, पहले टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी। तो फंडामेंटल ऑफ जीएसटी में बेसिकली चीज़ें ये बताई गई हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो बेसिकली हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। गिने चुने 5-6 पॉइंट है, आप क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी आ सकता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम पॉइंट वाइज ही चलेंगे। सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं, हम ऐसे भी बता रहे हैं, आप देख सकते हो बुक में आप देख सकते हो, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका प्रोग्रेसिव नेचर का है, ये रिग्रेसिव नेचर का, मतलब ये बढ़ता जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा घटेगा, ये एक ही तरह रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके बोर्ड कौन कौन से हैं, मतलब इसकी कंट्रोलिंग बॉडी कौन सी है, इसकी कंट्रोलिंग बॉडी कौन सी है। इसकी कंट्रोलिंग बॉडी में CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी है CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसको अब चेंज करके CBIC कर दिया गया है। और इसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा रेवेन्यू जाता है डायरेक्ट टैक्सेस में, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेंट्रल को भी जाता है और स्टेट को भी जाता है और यूनियन टेरिटरी को भी जाता है और सिर्फ सेंट्रल को भी जाता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसको भी हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं कि कुछ टैक्स जो होते हैं, जैसे CGST है, CGST आपको सीधे सेंट्रल के पास जाएगी उसकी इनकम। SGST है, उसकी इनकम आपकी उसके पास जाएगी, क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और UGST जहाँ लगेगा उसकी आपकी यूनियन टेरिटरी के पास जाएगी। इस तरह इसमें अलग अलग डिफाइन है, बट आपका डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि हाँ इसके पास जानी, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही इसकी इनकम जाती है। ये इनकम बेस्ड टैक्स है, और ये इनकम बेस्ड टैक्स नहीं है, ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है। जितनी सप्लाई होगी उसी के बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा। इसमें पेयर ही सफरर भी होता है, मतलब पेयर ही आप बर्डन टैक्स का मतलब उसको पेयर ही करना होता है, बट ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं है। पेयर ज़रूरी नहीं है कि टैक्स पेयर भी हो सकता है, टैक्स पेयर ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को और आखिरी बर्डन वही ले रहा हो। तो इसमें गवर्नमेंट को टैक्स पेयर अदर पर्सन हो सकता है, और आप टैक्स जो हम लोग दे रहे हैं नॉर्मली वो अलग है, मतलब सफ़र कोई और कर रहा है, टैक्स कोई और पे कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016।
अब यहाँ पे इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कितनी बार ये कॉन्स्टिट्यूट को अमेंडमेंट किया गया है, इस बिल को लाया गया है, ये एक्ट कैसे बना है, कितनी बार वो बिल आया है, अमेंड हुआ है। तो 122 बार ये हुआ है अमेंड। उसके बाद इसको फाइनल मतलब एक तरह से उसको क्लियरेंस मिला है जिससे वो एक्ट बना। और आपको डेट याद रखनी होगी, 1 जुलाई 2017 को ये कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आया है, वो भी याद कर लेना आप, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट जिसे बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। ये इसका है, इसमें और कुछ खास चीज़ नहीं है, इसमें बस नहीं है क्योंकि इसमें पॉइंट के हिसाब से बस यही सब है जो याद करने का है। बाकी अब मेन अब यहाँ पे आएगा आपका एज पर आर्टिकल 246A, the power to levy GST has been given to the parliament as well as legislature of every state। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सेक्शन है ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ने पावर दिया है जीएसटी को। अब जीएसटी के पास तो कलेक्ट करने का पावर कहाँ से आएगा, कोई ना कोई उसे आर्टिकल सेक्शन वाइज उसको कोट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके पास ये आपका पावर यहाँ से मिला है, आर्टिकल 246A से पावर मिला है कि वो अपना जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है आपका CGST, IGST और UGST, SGST, ठीक है। IGST क्या है आपका, ये हमने जो बताया था। IGST आपका क्या है कि अप्लीकेबल है सेंट्रल और स्टेट लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ GST। IGST डायरेक्टली आपका IGST का क्या है, सेंट्रल और स्टेट दोनों में। और GST विल बी लेवी ऑन ऑल सप्लाई एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। द एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 269A of Constitution of India provide that the import of goods and services will be deemed as supply of goods or services or both in course of interstate trade or commerce. In case of import of goods, IGST will be levied along with basic custom duty. It means IGST will be levied in replacement of CVDT and स्पेशल CVDT। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि सेक्शन आर्टिकल 269 में एक आपको यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के केस में बताया गया कि पहले जो लगता था आपका CVDT और स्पेशल CVDT, तो उसको हटा के इन्होंने क्या किया, उसकी जगह IGST लगता है। अब IGST में ही आपका ये लग के काम हो जाएगा, ये आपका यहाँ हटा गया, ये ठीक है। आई होप कि आपके पास बुक होगी और उस बुक से ही आप पढ़ रहे होगे। आप यही कोशिश करो कि बुक निकाल लो अपने सामने, फिर इसके बाद करो तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरमिनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन अ सप्लाई टेक प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स एज बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरमिनेशन, अब जो कौन सा इंटर स्टेट है कि कौन सा इंटर स्टेट ट्रेड है कि आपका किस तरह का वो ट्रेड है, वो सब कौन डिसाइड करेगा, वो पार्लियामेंट के उसमें डिसाइड होगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अब तो मतलब ऐसा नहीं है पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, वो तो एक्ट बन गया, उसके हिसाब से ही जो एक्ट में लिखा है उस हिसाब से डिसाइड होता है। हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है, ठीक है। अभी तो बस जो लिखा है उसको पहले समझा दें, इसके बाद अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे है द पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन इंडिया अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए पहले एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म नहीं किया गया है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को किन किन चीज़ों पे ख़त्म नहीं किया गया है वो ध्यान देने वाली चीज़ है। ये पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट एंड नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टैम्बाको प्रोडक्ट्स, इनमें अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग रही है, जीएसटी नहीं लग रहा है। जीएसटी नहीं लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, इस बात को नोट कर लीजिए कहीं, ठीक है। हाउ एवर वंस अब कह रहा है कि जब भी इम्पोज होगा कोई ड्यूटी या उन पर इम्पोज देयर विल बी नो ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ दीज गुड्स।
तो पहले ही मैंने बता दिया कि इन पर कोई GST नहीं लगेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, द पावर टू इम्पोज टैक्स ऑन द सेल ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल प्रोवाइड टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अभी भी इनमें स्टेट गवर्नमेंट अभी भी पावर है उसके पास कि इन पे ये सेल्स होने पे अपना टैक्स इम्पोज कर सकती है, मतलब टैक्स उसमें टैक्स उन पे लगा सकती है। किन किन चीज़ों पे? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल एंड मोटर स्पिरिट एंड नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात होती है कि सेंट्रल में जैसे प्राइस इसके हाइक हो रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के, तो इसमें क्या है कि स्टेट के पास भी पावर है और सेंट्रल के पास भी पावर है। देखिए स्टेट के पास तो यहाँ से पावर है और सेंट्रल के पास यहाँ से पावर है, तो एक्चुअली इसमें दोनों लोग लगा रहे हैं टैक्स। इसमें पेट्रोल और पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल पे ये दोनों जन टैक्स लगा रहे हैं। अगर ये दोनों जन ही टैक्स हटा दें या इनको हटा के GST से ला दिया जाए तो सिर्फ एक टैक्स लगेगा। एक टैक्स लगने से प्राइस तो बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 15% अपने यहाँ लगा रहा है, ये भी 15 लगा रहा है, 30% लग रहा है, और GST में बहुत ज़्यादा मिनिमम आपका 9 to 18% लगेगा, 18% में हो जाएगा, 10% का फ़र्क पड़ जाएगा इससे, तो प्राइस में कुछ तो चेंजेस होएगा ही होगा। चलिए वो तो बात अलग हो गई, लेकिन फिर भी ये जानने वाली बात है कि किसके किसके हाथ में पावर है, ठीक है। अब आती है बात एज रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग बिल एक्ट, कौन कौन से बने, जो बिल उन्होंने पेश किया। बिल तो आपको बताया कोई भी बिल ला दो आप, लेकिन बिना पार्लियामेंट और आपका और कौन सा पार्लियामेंट में पास हुए वो एक्ट बनना नहीं है, और दूसरी बात उसका प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद भी ना वो एक्ट बनना नहीं है। तो बिल जो आए थे उनके बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। ये सब बिल थे। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस बिल, यूनियन टेरिटरी एंड गुड्स बिल्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इन सबको ये 4 आए थे। अब तो ये एक्ट बन गए जो भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये है डेट, इस डेट को नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ये 1 जुलाई 2017, इस डेट को नोट कर लीजिए। ये डेट भी है जब GST आपका इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो हमने अब क्या कर लिया है, हमने GST की डेफिनेशन कर ली है, इसके एडवांटेजेस कर लिए हैं। वन नेशन वन टैक्स क्या है? वन नेशन वन टैक्स एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि एक वन नेशन वन टैक्स मतलब होल इंडिया में एक टैक्स लगेगा GST, इंक्लूडिंग कश्मीर। तो पहले वहाँ पे कश्मीर पे नहीं लगा था, फिर इसके बाद में इन्होंने इसको ऐड कर दिया, तो बस वही उसी चीज़ को इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। GST विल बी एक्सटेंड टू द विच GST विल बी एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यही हमने आपको बताया, इसके बाद इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। अब आती है यहाँ पे बात डुअल GST मॉडल। अब देखिए GST के अलग अलग मॉडल थे, इंडिया ने कौन सा उसमें से अडॉप्ट किया वो वाली बात है। इंडिया ने अडॉप्ट कौन सा किया, हाँ, वो देखने की बात है, और हमारा कौन सा मॉडल है ये हमें समझने की बात है, ठीक है। डुअल हमने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है, हमने डुअल मॉडल GST अडॉप्ट किया है, जिसमें हमें क्या है SGST है, स्टेट GST स्टेट कलेक्ट करेगा, CGST है जिसका सेंट्रल के पास जाएगा, IGST है इंटीग्रेटेड टैक्स है जिसमें आपका जाएगा सेंट्रल के पास, ये भी, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इस तरह हमारे ये बना। अब हमें इसमें क्या देखना है, ये सब इसी को डिस्क्राइब किया है, कुछ खास नहीं है इसमें। आपका ये बताया है कि ये क्या है, इसका रेवेन्यू किसके पास जाता है, इसका रेवेन्यू किसके पास जाता है, इसका रेवेन्यू किसके पास जाता है, ये ऊपर हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हाँ, अब देखिए जो चीज़ समझने वाली है वो क्या है। अब इंडिया में हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं और कितने स्टेट्स हैं और कितने हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेट्स 28 हो गए हैं, यूनियन टेरिटरी आपकी 8 है, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर क्या है आपके 3 है, दिल्ली है, पौंडुचेरी है एंड JNK जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए GST
इन यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट विदाउट लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर के बिना हमारे पास 5 हैं, ठीक है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, दादर नागर हवेली एंड अंडमान निकोबार। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, कहीं लिखना हो लिख लीजिए, ये एक अमेंडमेंट है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है विद द इफेक्ट 36/2020, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये दामन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली अब एक हो गया है, ठीक है, ये एक ही है, अब 2 नहीं है, ये एक हो गया, तो अब ये टोटल 4 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये एक अमेंडमेंट है आपका। इस तरह जैसे भी जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट रहेंगे, हम इसमें आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट भी अपडेट कर दिया करेंगे, उसके लिए भी आप परेशान ना हो। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में, व्हाट इज़ इंटर स्टेट एंड व्हाट इज़ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन बेसिकली हमें क्या क्यों देखना पड़ता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें हमें CGST लगाना है, IGST लगाना है कि UGST लगाना है। तो इसके लिए हमें इसका लोकेशन चेक करनी पड़ती है, जो आपको पहले बताया था मैंने, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन इसीलिए पता करते हैं कि उसका बेसिस पे आगे प्रोसीजर होगा, है ना। आगे आगे धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और भी क्लियरिटी आएगी। तो अभी तो फ़िलहाल तो इसके बारे में बात करते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लाई जो सप्लाई कर रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी कहाँ पे, इन द सेम स्टेट है तो हमारे इंट्रा स्टेट कहलाएगा, EGST SGST लगेगा। अगर हमारा इन डिफरेंट स्टेट है तो हमारा इंटर स्टेट कहलाएगा और IGST लगेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। अब इसमें हमें कुछ खास नहीं है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। सेम स्टेट CGST SGST, डिफरेंट स्टेट IGST, इंटर स्टेट और सेम स्टेट इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, बेसिक चीज़ें, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर्स में बेसिक चीज़ ही बताई गई है जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आप धीरे धीरे एडवांस लेवल आने वाला है, तो उसको समझने के लिए ये चीज़ आपको ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जिसे हम GSTN भी बोलते हैं। ये क्या है GSTN, ठीक है। GSTN एक सॉफ्टवेयर है, पहली चीज़ तो आप समझिए, और ये सॉफ्टवेयर है और ये सेक्शन 8 कंपनी है, जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, लॉ में, ठीक है। तो उसमें ये बनी हुई कंपनी है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मोटिव कंपनी है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बैकबोन ऑफ GST ऑफ इंडिया। पहले मैंने कहा ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। GST बीइंग ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, पहले आपसे कहा मैंने डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब इसमें देखिए होता क्या है GST में, कि आपको इसका काम क्या है, इसको आपको रिटर्न फाइलिंग करना है, आपको इसमें क्या नाम है, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करानी है, और भी कोई भी चीज़, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, तो उस सब के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको GSTN सॉफ्टवेयर नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, वहीं पे आपका काम हो पाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो इसका है, क्या कहता है, कैसे सेटअप, क्या चीज़ें हैं, जैसे आपका बैंक, और इसका काम क्या है, इसका लिंक क्या है, कस्टमर हो गया। अभी आपको लिंक वाला पेज दिखाते हैं, पीछे बना है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि करता क्या है। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये क्या है, कैबिनेट कंसीडर GSTN टू बी गवर्नमेंट, कब हुआ, ये उसका डेट दिया है September 26/18 में, ठीक है। अब ये देखिए, ये है इसका, दिख रहा होगा आपको GSTN का नेटवर्क। GSTN का नेटवर्क क्या है, एक सेंट्रलाइज एजेंसी है, ठीक है। आपने रिटर्न और पेमेंट टैक्स दिया है, यहाँ से, ये आपका डीलर है, इधर से डीलर B ने भेजा इन्फॉर्मेशन, दोनों ने अपना जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई किया था इनवॉइस के साथ, उन्होंने दोनों ने अपलोड कर दिया इसमें, और यहाँ से ये आपका यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, इसके पास यहाँ पहुँच गई, फिर इसके बाद आपका किस स्टेट की है, सेंट्रल की एक स्टेट की है, उसको इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर आपको यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। तो इसका काम यही है, ठीक है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना, यहाँ से इन्फॉर्मेशन, मतलब चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन को एक तरफ कलेक्ट करना। अब फंक्शन क्या करता है GSTN, अब फंक्शन मैंने आपको 2-3 तो बता ही दिए थे, देखिए।
फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, जैसे एप्लीकेशन आपको डालनी है, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी एप्लीकेशन करनी है तो उसके लिए, और ये रिटर्न फाइलिंग करनी है, क्रिएशन ऑफ चालान करना है, सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी है, ठीक है, जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एक्सेट्रा, मतलब क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये सब है आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सब इसका काम है। हार्मोनाइज बिजनेस प्रोसीजर एंड फॉर्मेट्स, ठीक है। ये क्या है, ऑटोमेशन ऑफ बैक एंड सिस्टम, मतलब ये इधर से सेंट्रल से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और इधर के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों को कंट्रोल करके जो भी चीज़ें जैसे अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन है, असेसमेंट है, रिफंड है, ऑडिट है, ये सब भी है, ठीक है। कोर सर्विसेज जो हो गई, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट, हेल्प डेस्क सपोर्ट, तो इतने सारे इसके ये सब काम है, मतलब ये हो रहा है, इतना करता है ये काम। अब आती है बात जीएसटी काउंसिल की। क्या है जीएसटी काउंसिल, अब इसके बारे में पता है। एज पर आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज empowered to constitute GST and service tax, and President of India constitute the GST Council on 15 सितंबर 2016, ठीक है। ये कब बनाया उन्होंने, उसकी डेट बताया, और किसने एम्पावर किया जीएसटी को, पावर किसने दिया, प्रेसिडेंट ने साइन करके उसको ये पावर दे दिया कि जीएसटी अब एक एक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये इसमें बताया। अब इसके बाद ये जीएसटी काउंसिल का क्या है, जीएसटी काउंसिल फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले तो इसमें ये देख लीजिए, जीएसटी काउंसिल शैल कंसिस्ट यूनियन मिनिस्टर मैंने समझ लीजिए आप, यूनियन मिनिस्टर एज ए चेयरमैन। यूनियन मिनिस्टर मतलब वो हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो, ठीक है, वो यूनियन मिनिस्टर कहलाएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज ए चेयरमैन, वो चेयरमैन होगा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स गवर्नमेंट होती है उनके जो यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहलाएंगे आपके एज ए मेंबर। एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे, और स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल, ठीक है, वो भी उसके मेंबर कहलाएंगे। द जीएसटी काउंसिल शैल वन ऑफ देम एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ काउंसिल, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके वाइस चेयरमैन पर्सन बना लिया जाएगा, ठीक है। और लेकिन चेयरमैन तो वही होगा, कौन होगा चेयरमैन, आपको ध्यान रखना है कौन रहेगा, बार बार क्वेश्चन आता है। चेयरमैन आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इसका फंक्शन है आपका टैक्स, जैसे रेट्स क्या है, लग रहा है क्या है, एग्जम्पशन है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है, डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग रूल्स एंड नोटिफिकेशन इश्यूज़ करने हैं, तो ये सब इसके प्रॉपर काम है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ये यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। जो पीछे डिफिनेशंस निकली हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सब हम धीरे धीरे जैसे आपका रहेगा चैप्टर 2, 3, 4 जैसे आगे बढ़ेगा, तो उसी पे धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझा दी जाएंगी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।